नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। महात्मा गांधी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। करीब 8-9 साल पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को गुजरात मॉडल दिखाया। अगर मौसम के मिजाज से देखें तो अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए सितंबर-अक्टूबर का महीना बहुत सुकून देने वाला होता है। दोनों शहरों में जून-जुलाई में प्रचंड गर्मी पड़ती है और सितंबर-अक्टूबर में लोगों को उस गर्मी से राहत मिल जाती है। सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर तक हर गुजराती फेस्टिवल के मूड में रहता है। इस बार त्योहारों के मूड के साथ साथ राजनीतिक मौसम को लेकर भी तरह तरह की भविष्यवाणी और दावे किए जा रहे हैं। अपनी स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता में मैं इन दिनों देश की सियासत में जातीय राजनीति के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह आज़ादी के बाद कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने के लिए जातीय गोलबंदी की पटकथा तैयार करने का काम शुरू हुआ। आज मैं आपको कारोबारी मिजाज वाले गुजरात में सत्ता समीकरण बैठाने के लिए जाति के जोड़ तोड़ की कहानियों से रूबरू कराने की कोशिश करूंगी। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के सामाजिक समीकरण और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बीच से सियासी पार्टियां किस तरह से अपने लिए रास्ता निकालती रही हैं। सूबे में जातियों के जोड़ तोड़ का खेल कैसे शुरू हुआ, किसने गुजरात को जातियों में बांटा और किसने जोड़ा, क्या सूबे के पावरफुल पटेल वोटर एकजुट हैं, गुजरात में सवर्ण कहाँ खड़े हैं, सत्ता समीकरण बैठाने में दलित, आदिवासी और मुस्लिम किधर खड़े होते हैं। आज ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम गुजरात में जाति जुगाड़ में। अगर आप कभी गुजरात जाएं तो आपको जगह जगह सुबह नाश्ते में ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, पात्रा और दाबेली जैसी चीज़ें मिलेंगी। इन सभी व्यंजनों का स्वाद उत्तर भारत के खान पान से बहुत अलग है, लेकिन अगर आप वहाँ की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो ये उत्तर भारत के राज्यों की तरह ही जातीय खांचों में बटी दिखेगी। जातियों के भीतर उपजातियां और उनके अलग अलग नेता। गुजरात में जातीय गोलबंदी के आधार पर विधानसभा और संसद पहुंचने के लिए जोड़ तोड़ वाली राजनीति पिछले कई दशकों से जारी है। आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ। अलग गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। एक बड़ी लड़ाई के बाद 1 मई 1960 को गुजरात एक अलग राज्य के रूप में वजूद में आया। गुजरात के भूगोल और मिजाज को समझने वाली अच्छे तरह से जानते हैं कि मोटे तौर पर इस सूबे के 4 हिस्से हैं: उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ। 6 करोड़ आबादी वाले गुजरात के इन हिस्सों का मिजाज एक दूसरे से अलग है। पूरे सूबे को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका गुजराती अस्मिता और कारोबारी मिजाज की है। लेकिन जब बात जातियों पर आती है तो कई उपजातियां, उपजातियों के भीतर भी कई उपजातियां और उन्हें लामबंद कर सत्ता हासिल करने की जुगत साफ साफ दिखाई देती है। गुजरात के गठन के बाद शुरुआती दौर में वहां कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन जल्द ही वहां के सामाजिक समीकरणों के बीच से सत्ता की राह निकालने का खेल शुरू हुआ। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि आज की तारीख में गुजरात के जातीय समीकरण क्या इशारा करते हैं। गुजरात की 6 करोड़ आबादी में से एक अनुमान के मुताबिक पाटीदार 16% हैं, जो कड़वा, लेउवा और अन्य में बटे हैं। गुजरात का हर छठा वोटर पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखता है। ओबीसी की तादाद 35% है, जिसमें कोली, ठाकुर, अहीर, भारवार जैसे जातियां शामिल हैं। अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 15% के आसपास है। वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी 6% है। क्षत्रिय करीब 4%। वहीं ब्राह्मण, लोहना, बनिया, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय को जोड़ा जाए तो उनकी आबादी करीब 14% के आसपास होगी। ब्राह्मण, बनिया और कायस्थ तो कुल मिलाकर 5% से भी कम होंगे। वहीं सूबे में मुस्लिमों की आबादी करीब 10% है। गुजरात की आबादी में ओबीसी वोटर चाहें तो किसी को भी सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बिठा सकते हैं।
किसी को भी सूबे की सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। गुजरात की जातीय राजनीति को समझने के लिए कैलेंडर को पलटते हुए मई 1960 में ले जाना होगा, जब गुजरात अलग राज्य बना। तो सवाल उठा कि सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाया जाए। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मोरारजी देसाई केंद्र की राजनीति में जम चुके थे। वो देश के वित्त मंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। गुजरात के लिए आला कमान की पहली पसंद मोरारजी देसाई थे, लेकिन मोरारजी वापस गुजरात की राजनीति में बिल्कुल लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे में एक जमाने में महात्मा गांधी के डॉक्टर रह चुके जीव नारायण मेहता के नाम पर सहमति बनी, जो बनिया जाति से ताल्लुक रखते थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद जीव नारायण मेहता ने मोरारजी देसाई के करीबियों को किनारे लगाना शुरू कर दिया। इससे गुजरात में जातीय लामबंदी की प्रवृत्ति आकार लेने लगी। लेकिन साल 1962 में जब गुजरात में चुनाव की घंटी बजी, तो वोट जाति के आधार पर नहीं, पार्टी और विचारधारा के आधार पर पड़ा। 1962 में जब इलेक्शन आया, उस वक्त तक कोई जातिगत समीकरण गुजरात में नहीं रहे, इसलिए कि 1962 का जो साल था वो कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया, वो आंदोलन की एक क्या कहते हैं कि उसकी एक असर, एक इंप्रेशन लोगों के ऊपर थी। पंडित नेहरू की सोशलिस्ट आर्थिक नीतियों को चुनौती देने के मकसद से साल 1959 में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई। राजगोपालाचारी की पार्टी लाइसेंस परमिट राज खत्म कर मुक्त अर्थव्यवस्था यानी फ्री इकोनॉमी की बात जोर शोर से कर रही थी। लेकिन 1962 के नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को हराना आसान नहीं है। उस चुनाव में कांग्रेस को वोट मिला 50.77%। मतलब गुजरात के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी जातियों का वोट मिला। लेकिन अगले 5 वर्षों में गुजरात की तस्वीर बदल गई। साल 1967 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, तो कांग्रेस को 93, स्वतंत्र पार्टी को 66, प्रजा समाजवादी पार्टी को 3, भारतीय जनसंघ को 1 और अन्य के खाते में 5 सीटें आईं। भले ही गुजरात में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन देश के दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी कांग्रेस कमजोर हुई। स्वतंत्र पार्टी उम्मीदों के घोड़े पर सवार थी। 67 के जो इलेक्शन हुए, उसमें स्वतंत्र पार्टी का जो था, तो उसमें ये जमींदार वगैरह का जो वर्चस्व, उनकी पूरा ताकत, पॉलिटिकल जो ताकत थी, तो वो भी ताकत ज़्यादा ताकतवर बनी। बदली परिस्थितियों में कांग्रेस के दिग्गज नए समीकरणों पर काम करने लगे। गुजरात के अलग राज्य बनने के बाद से ही पाटीदारों की सत्ता में मौजूदगी साफ साफ दिख रही थी। Bhailalal Bhai Patel, I'm talking about 60s, late part, 60s are over when Yatendra Desai, then घनश्याम ओझा। उसके बाद का जो एक पीरियड था, उसमें भाईका का जो भाईलाल भाई या भाई पटेल, उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया गुजरात को। वो पटेल क्षत्रिय कॉम्बिनेशन का था और स्वतंत्र पार्टी जो बनी, और उसने करीब करीब 67 सीट्स असेंबली में ली। दैट वाज सेकंड इलेक्शन और थर्ड इलेक्शन इन गुजरात। दैट वाज पटेल एंड क्षत्रिय। वो भाई काका की सोच थी और जयदीप सिंह बारिया की सोच थी। पक्ष फॉर्मूले को साल 1972 के गुजरात विधानसभा चुनावों में आजमाया गया। इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। सूबे की 168 सीटों में से कांग्रेस को 140 पर कामयाबी मिली। विरोधी सिर्फ और सिर्फ 28 सीटों पर सिमट गए। साल 1972 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस आला कमान ने घनश्याम ओझा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, जो इंदिरा गांधी के पसंद के थे। लेकिन सूबे के ताकतवर पाटीदार घनश्याम ओझा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 1 मिनट भी देखना नहीं चाहते थे। मुश्किल से 16 महीने में ही वो सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाए। दरअसल पाटीदारों को लगता था कि वोट उनका, वोटरों पर प्रभाव उनका, लेकिन फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और क्यों। तब गुजरात कांग्रेस में पाटीदारों के एक बड़े नेता हुआ करते थे, चीमन भाई पटेल। कारोबारी घरानों से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे माने जाते थे। घनश्याम ओझा की सरकार में वो उद्योग मंत्री थे। पटेल
लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश में मुख्यमंत्री ओझा ने चीमन भाई पटेल से उद्योग मंत्रालय छीनकर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चीमन भाई पटेल ने ऐसी जातीय गोलबंदी की कि घनश्याम ओझा के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो गया। ये भी कहा जाता है कि आजाद भारत में किसी सूबे में विधायकों की खरीद फरोख्त का ये पहला बड़ा मामला था। लेकिन बड़ा सच ये भी है कि चीमन भाई पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सूबे में जातीय गोलबंदी की स्क्रिप्ट और तूफानी रफ्तार से बढ़ने लगी। ऐसे में गुजरात पॉलिटिक्स में पटेलों के पावर को समझना भी बहुत जरूरी है। गुजरात की आबादी में हर छठवां शख्स पाटीदार समुदाय से आता है। गुजरात में खेती से लेकर कारोबार तक, सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में पटेल समुदाय की दमदार मौजूदगी दिखती है। कभी इस समुदाय के लोग गुजरात के ग्रामीण इलाकों में रहा करते थे, लेकिन हरित क्रांति और औद्योगिकरण के दौर में पाटीदारों ने अपनी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार किया। सूबे में विकास और बदलाव से खुद को जोड़ा। इससे उनकी सामाजिक स्थिति भी बदली। आर्थिक बदलावों की इस आंधी में पाटीदार समुदाय का बड़ा वर्ग ग्रामीण इलाकों से शहरों में पहुंच गया। इस जाति के लोगों में राजनीतिक चेतना आजादी की लड़ाई के समय से ही आ चुकी थी, जिनके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अलग गुजरात राज्य ने पाटीदारों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को 1970 के दशक में हवा दे रहे थे चिमन भाई पटेल और भाई लाल पटेल जैसे नेता। जो गांव वाला था वो एलिट होने लगा। एलिट होने लगा तो उसकी कंपटीशन ये सवर्णों के साथ होने लगी। तो सबसे पहले उभरे चिमन भाई पटेल 1974 में, मगर वो टिक नहीं पाए। गुजरात में ब्राह्मण और बनिया की संख्या बहुत कम थी, लेकिन सूबे की सभी स्वर्ण जातियों को मिला भी दिया जाए तो भी पटेल उन पर तादाद में ज्यादा थे। कांग्रेस के वोटर स्वर्ण, दलित, आदिवासी और मुस्लिम थे। ओबीसी वोटर्स का भी बड़ा वोट कांग्रेस के खाते में जाता था, लेकिन पाटीदार कांग्रेस से छिटकते जा रहे थे। पाटीदार अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान तलाश रहे थे, लेकिन सूबे की आबादी में करीब 1 करोड़ की हिस्सेदारी वाले पाटीदारों में भी कई उपजातियां हैं, जिनमें 4-5 प्रमुख हैं: लेउवा पटेल, कड़वा पटेल, अंजाना पटेल, मटिया पटेल। दरअसल गुजरात में चौधरी और मटिया पटेल को बहुत पहले से आरक्षण मिला हुआ है, वहीं लेउवा और कड़वा पटेल को आरक्षण नहीं मिला है। चौधरी और मटिया पटेलों के लिए आरक्षण साल 1978 में बाबू भाई पटेल की सरकार में मिला, तो 1980 के दशक में माधव सिंह सोलंकी के आरक्षण दाव से जातियों के बीच खाई और चौड़ी हुई। गुजरात में आरक्षण के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। गुजरात में जो जातिगत समीकरण शुरू हुए वो 1985 में, जब माधव सिंह सोलंकी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने उनके सामने एक बहुत बड़ा एजिटेशन, एक आंदोलन चला। वो आंदोलन था एंटी रिजर्वेशन, नॉट फॉर रिजर्वेशन। बहुत सारे जो अपर क्लास के जो लोग थे उनको लगता था कि हमारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, इतने अच्छे वो, लेकिन थोड़े से मार्क्स के लिए ना तो उनको एडमिशन मिलता है, ना ही उनको नौकरियां मिलती है। तो माधव सिंह सोलंकी के समय में एंटी रिजर्वेशन चला। माधव सिंह सोलंकी की ओबीसी वोट बैंक साधने की राजनीति ने पाटीदारों को कांग्रेस से दूर कर दिया। कांग्रेस क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर सत्ता समीकरण बैठाने में जुट गई। ऐसे में पाटीदारों के भीतर राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने की नई भूख पैदा हुई। ये गुजरात में पटेल वोटर्स का दम है, जो चिमन भाई पटेल, बाबू भाई पटेल, केशु भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पाटीदार गुजरात पॉलिटिक्स में एक बड़े पावर हाउस की तरह हैं। 1970 के दशक में जब महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात नवनिर्माण आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी तो चीमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर दिया गया। इंदिरा गांधी और चीमन भाई पटेल के बीच तनातनी जग जाहिर थी। चीमन भाई को जिस तरह से इंदिरा गांधी ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, उससे पटेल समुदाय की कांग्रेस से नाराजगी
और बढ़ गई। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगने लगा कि अब पाटीदारों को अपने साथ जोड़ना आसान नहीं है। 1980 के दशक की बदली सियासी फिजा में माधव सिंह सोलंकी ने खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिमों की राजनीति को आगे बढ़ाना शुरू किया। माधव सिंह सोलंकी एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिसमें पाटीदारों को छोड़कर सूबे के करीब 80% आबादी को साधने की कोशिश हुई। 80 जातियों को पिछड़ा ओबीसी घोषित कर दिया गया। गुजरात के सत्ता समीकरण में सिर्फ पाटीदारों को अलग रखा गया। साल 1985 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 182 में से 149 सीटें मिली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस चुनावी नतीजे को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, माधव सिंह सोलंकी के खाम फॉर्मूले की कामयाबी के तौर पर, और दूसरा, इंदिरा गांधी की मौत के बाद पैदा सहानुभूति लहर और राजीव गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से। लेकिन माधव सिंह सोलंकी के भेदभावपूर्ण रवैये ने पटेलों को कांग्रेस से बहुत दूर कर दिया। जाति और धर्म के आधार पर गोलबंदी की नई स्क्रिप्ट तैयार होने लगी। बीजेपी ने पाटीदारों की नाराजगी को समझा और उन्हें साधने की मुहिम में जुट गई। साल 1990 का गुजरात विधानसभा चुनाव जनता दल गुजरात और बीजेपी साथ मिलकर लड़े, जिसमें जनता दल के नेता चीमन भाई पटेल थे और बीजेपी के केशु भाई पटेल। इस जोड़ी ने पटेल वोट को अपने पाले में एकजुट किया। ओबीसी से ठाकुर और दलित समुदाय का भी कुछ वोट खींचकर वो अपनी ओर ले आए, जिससे सूबे का सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल गया। उन्नीस सौ 1990 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो कांग्रेस दंग रह गई। बीजेपी और जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए थे। बीजेपी को 67, जनता दल गुजरात को 70, कांग्रेस को 33, युवा विकास पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 11 सीटें आईं। कांग्रेस के खाम फॉर्मूले का तिलिस्म टूट चुका था। कांग्रेस के वोट बैंक में बीजेपी और जनता दल गुजरात बड़ी सेंधमारी कर चुके थे। बीजेपी का सामाजिक आधार बढ़ाने में बड़ी भूमिका राम मंदिर आंदोलन की रही, जिसने हिंदुत्व के नाम पर हर जाति के वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ा। इसमें वो ओबीसी जातियां भी रहीं जो कांग्रेस की कोर वोटर हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी और जनता दल गुजरात का मेल ज्यादा दिनों तक नहीं चला। गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ पटेल वोटर्स को अपने साथ मजबूती से जोड़ लिया, जिसका फायदा बीजेपी को 1995 से पूरी तरह मिलने लगा। साल 1995 में जब विधानसभा चुनाव की घंटी बजी, बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर नई गोलबंदी शुरू की। इससे सूबे की 182 सीटों में से 121 सीटें बीजेपी के खाते में आई। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात के सत्ता में पहुंच चुकी थी और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन बुरी तरह से ध्वस्त। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि 16 से 19 साल का बच्चा, लेट टीन एज का बच्चा, ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विथ अ लार्जर सोसाइटी। अपनी फैमिली से बाहर निकल के लार्जर, तो उसे उस समय पॉलिटिक्स कैप्चर कर लेती है। आरएसएस क्या करती है? बिल्कुल वही करती है। सेवा दल भी यही करती थी। मार्क्स ने भी कहा है कैच देम यंग। तो आज कांग्रेस में ये 16th and 19th के बच्चे हु आर बबलिंग यूथ, हु वांट टू गो आउट, उनको कैप्चर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और वो मैकेनिज्म नहीं आएगा तब तक कांग्रेस को अपने पुराने जो गुडविल है उस पर लड़ना पड़ेगा। और पुरानी गुडविल थोड़ी बहुत बची है, बिल्कुल खत्म नहीं हो गई है। सूबे में कांग्रेस तेजी से कमजोर और बीजेपी मजबूत होती रही। बीजेपी के भीतर भी सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिसका असर उपचुनावों में दिखने लगा था। ऐसे में साल 2001 में बीजेपी आलाकमान ने नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपने का फैसला किया। अब गुजरात को नरेंद्र मोदी अपने तरीके से चला रहे थे। उनके सामने एक ओर गुजरात के लोगों की उम्मीदें और जातीय खांचे में बटा समाज था, तो दूसरी ओर सूबे के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन गोधरा कांड ने पूरी सियासत बदल दी। गुजरात में एक प्रचंड हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लहर उठी। ये गोधरा के राइट के बाद ये हुई और लोगों को ऐसा लगा, गुजरात के लोगों को और शायद देश को लोगों को भी लगा होगा कि अगर हमें यहाँ पर सलामत रहना है तो हमें एक
मजबूत हिंदुत्व और मजबूत राष्ट्रवाद वाला ही नेता चाहिए। और उसके बाद वो जातिगत समीकरण की जगह एक पोलराइजेशन कौम का हुआ, और जो जातिगत समीकरण थे कि बिछड़े लोग थे या अपर क्लास के लोग थे, वो सभी लोग इकट्ठे होकर से वो हिंदुत्व के बैनर के नीचे आ गए। गुजरात की सियासी फिजा में जाति के जोड़ तोड़ की जगह हिंदुत्व का सुर तेज हो गया। मुखर हिंदुत्व, प्रखर राष्ट्रवाद और गुजरात गर्व के नाम पर लोगों को जोड़ने की राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें गुजराती समाज के एक बड़े वर्ग को अपने लिए कुछ न कुछ दिखाई दे रहा था। नरेंद्र मोदी ने सूबे में बीजेपी का आधार बढ़ाने के लिए सभी जातियों के वोट बैंक में चुंबक लगाने की कोशिश की। इसके लिए आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद और गुजराती अस्मिता को धार देना शुरू किया। हिंदुत्व के नाम पर गोलबंदी के लिए जमीन पहले से ही तैयार हो चुकी थी। बदली फिजा में सभी जातियों के लोगों का कुछ न कुछ वोट बीजेपी के खाते में आया। सिर्फ सूबे के मुसलमान बीजेपी से दूर रहे। मोदी का ऐसा जादू चला जिसमें बीजेपी को हराना नामुमकिन जैसा हो गया। बीजेपी के साथ गुजरात की सवर्ण जातियां, पटेल, क्षत्रिय, कोली, ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट जुड़ता गया। जमीन पर गुजराती गर्व और गुजरात मॉडल दोनों काम कर रहा था। ऐसे में सियासी पार्टियों के पुराने जातीय फॉर्मूले दम तोड़ रहे थे। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होने के बाद सूबे की कमान आनंदीबेन पटेल के हाथों में आई, जो लेउवा पटेल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उनके दौर में गुजरात में पाटीदार आंदोलन तेज हुआ। हार्दिक पटेल जैसे पाटीदार नेताओं का गुजरात के सियासी नक्शे पर उदय हुआ तो दलितों की आवाज बने जिग्नेश मेवाणी। ठाकुर समुदाय के हक हकूक के बीच अल्पेश ठाकुर नए नायक के तौर पर उभरे। ऐसे में 2017 के गुजरात चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से खफा पाटीदार, दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों का वोट तो मिला, लेकिन कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। ऐसे में सवाल उठता है कि 2022 के सियासी अखाड़े में कौन सी जाति किसके साथ खड़ी होगी? क्या भूपेंद्र पटेल सूबे के पटेल वोटरों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? – 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी की राह में कांटे और कांग्रेस की राह आसान बनाने में 3 युवा चेहरों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पहला, पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल। दूसरा, ठाकुर सेना के अल्पेश ठाकुर। तीसरा, दलित आंदोलन के नेता जिग्नेश मेवाड़ी। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाड़ी के तेवरों ने कभी गुजरात की बीजेपी सरकार को बेचैन कर दिया था, जिसका असर 2017 के चुनाव में साफ साफ दिखा। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर तो आंदोलन के मंच से कांग्रेस और अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं जिग्नेश मेवाड़ी अभी भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गांव का एससी गांव के पाटीदार को मानेगा, शहर का एससी शहर के पाटीदार को नहीं मानेगा। तो पाटीदार इन्फ्लुएंस इज ऑन वे, वो घटती चली जाती है और पाटीदार का कोई और आंदोलन इतना बड़ा होवे मुझे शक्यता नहीं दिखती है। वो चला गया, वो फेज चला गया। अब अगर आंदोलन होता है तो ओबीसी का आंदोलन होता है, ठाकुर का होता है, कोली का होता है, वो हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। 2022 के लिए बीजेपी ने बड़ी चतुराई से नाराज पाटीदारों को अपने साथ जोड़ने का दांव चला है। भूपेंद्र पटेल को जहां पिछले साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया, वहीं हार्दिक पटेल को भी बीजेपी ने जोड़ लिया है। इसी तरह अल्पेश ठाकुर भी कमल पर सवार हो चुके हैं। गुजरात में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, लेकिन सूबे का ओबीसी वोटर आपस में बहुत बटा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर, वंचित समूहों को बड़ा सोचने के लिए प्रेरित कर और हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार प्रसार करके जोड़े रखा है। बीजेपी ट्राइबल्स में भी बहुत प्रभावी है, बहुत असरदार है। तो बीजेपी यूथ्स में भी बहुत असरदार है। तो बीजेपी का भी वहाँ कोई काट नहीं दिखाई पड़ता। और जातीय आधार पर बीजेपी, मैंने जैसा बोला कि पटेल एंड अदर्स, पटेल तो रहेंगे ही, लेकिन अदर्स मतलब ओबीसी, दलित, आदिवासी, वो भी महत्वपूर्ण होकर के बीजेपी की राजनीति में उभरे हैं और रहेंगे।
गुजरात में कांग्रेस का सत्ता से वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस माधव सिंह सोलंकी के जमाने के KHAM फॉर्मूले से आगे सोच रही है। खबर है कि कांग्रेस अब BDAM यानी OBC, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के प्लान पर आगे बढ़ रही है। आने वाले इलेक्शन में शायद SC की कंपैरिजन में ST ज़्यादा प्रभावी रहेगी, क्योंकि दे आर लिटिल वॉलेटाइल पीपल, और अगर किसी के साथ भी जुड़ गए तो दूसरों को वहाँ घुसने नहीं देते। ट्राइबल बाय एंड लार्ज स्टिल मैं कांग्रेस के साथ जुड़ता हूँ। पाटीदार आंदोलन आरक्षण समिति के नेता भी अब गुजरात के चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में पाटीदार वोटों को बंटने की स्क्रिप्ट भी तैयार होने लगी है। इतिहास गवाह रहा है कि गुजरात में 2 पार्टियां ही चली हैं। तीसरी पार्टी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ग्रामीण और बीजेपी के शहरी वोट बैंक में सेंधमारी के प्लान पर आगे बढ़ रही है। जब भी हम लोग चुनाव में जातीय गोलबंदी या जाति के आधार पर वोटों के इधर से उधर शिफ्ट होने की बात करते हैं, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कहने लगता है कि चुनाव में अब जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ता है। लोगों का वोटिंग पैटर्न समय के साथ बदला है। कुछ हद तक ये सच भी है कि पिछले कुछ वर्षों में वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जिस तरह की राजनीति हुई है, उसमें कास्ट की जगह क्लास ने ले ली है। क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के नाम पर भी वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश हुई है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि चुनावी मौसम में उम्मीदवारों को टिकट देने से लेकर उनके प्रचार की रणनीति बनाने तक में जाति का खास ध्यान रखा जाता है। गुजरात की चुनावी राजनीति भी जातीय जोड़ तोड़ के सहारे ही आगे बढ़ती रही है। आने वाले दिनों में ये भी साफ होगा कि कौन सी जाति का बड़ा चेहरा किसके पाले में मिलता है। पर क्या नेताओं के पाला बदलने से खास जातियों का वोट भी शिफ्ट होगा, या फिर जाति के जोड़ तोड़ की परंपरा इतिहास बन जाएगी? भारत भाग्य विधाता के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।